हेलो मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का एटीसी एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सीटेट पेपर 2 की साइंस की रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2011 से 2021-22 तक जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो सब आपको अपने चैनल में कवर करा रहा हूँ। आज से पहले हमारे 7-8 चैप्टर हो चुके हैं साइंस के, जिसमें मैंने आपको 2011 से लेकर 2022 तक हर एक चीज़ क्या क्या आई है और कौन सी चीज़ आ सकती है वो सब इन्फॉर्मेशंस और क्वेश्चंस बताए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं किसी भी कंडीशन में। इसमें मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको 50 से 60 क्वेश्चन के अंदर पूरे जितने 21 तक 2022 तक आए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन कैसे हैं, क्या करना है, सब आपको बताना है। थोड़ा टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स भी आपकी ऐड है। ओके स्टूडेंट्स, ओके मेरे फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। आज का आपका 9th नंबर का चैप्टर है, जिसका नाम है आपका चीज़ें कैसे काम करती हैं। चीज़ें कैसे काम करती, अब काम करती मतलब हाउ डू थिंग्स वर्क। अब काम की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है इसमें फिजिक्स होगी। इसमें फिजिक्स है, ठीक है। आपका नेत्र है, चुंबक है, ऊर्जा है, धारा है, ये सब है। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए, इस अध्याय से प्रत्येक वर्ष 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें लिखा 2-3 प्रश्न है, लेकिन आप ये मान के चलो इस साल आपके इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपके लिए ये चैनल आगे भी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें आपको अभी और सब्जेक्ट्स के, चाहे वो हिंदी हो, सीडीपी हो, इंग्लिश हो, पेडोलॉजी हो, इसके बाद हम साइंस पेडोलॉजी भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक देखिए। देखिए, इस अध्याय में प्रत्येक बार 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न मुख्यतः ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश व नेत्र संरचना, ध्वनि, विद्युत, ऊर्जा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव व चुंबक व चुंबकत्व टॉपिक से संबंधित हैं। क्या है क्वेश्चंस, देखते हैं हम आगे। चलिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर ही दीजिएगा स्टूडेंट्स, थैंक यू। चलिए देखते हैं। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, जो आपका सीटेट जून 2011 पे आया हुआ है। क्या पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। अब देखते हैं, पानी के अंदर अगर पानी का बुलबुला बनता है तो वो किस तरह कार्य करता है। एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है, ठीक है। मुख्यतः इनमें से कोई होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका अवतल लेंस, ठीक है। आपका ना उत्तल होगा ना अवतल। दर्पण, दर्पण की तो बात ही नहीं कर रहे, इसलिए ये तो खत्म है। समतल उत्तल इसकी भी कोई बात नहीं। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसका सही आंसर क्या, अवतल लेंस। मतलब अगर पानी है उसके अंदर जो अपना वायु का बुलबुला होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, वो अपना स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स काम करता है अवतल लेंस की तरह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका है सीटेट जून 2011 में। देख सकते हैं आप, ये जून 2011 पे आया हुआ है क्वेश्चन। क्या आया हुआ है, देखिए, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये अब विद्युत यंत्र होते हैं, ठीक है। आपको पता है विद्युत यंत्रों में हमेशा क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होने का काम रहता है, इसलिए विद्युत यंत्रों में हमेशा किसका, बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि ऊष्मा का सुचालक होता है। बिल्कुल गलत बात है, अगर सुचालक होगा तो आग लग जाती है, विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल नहीं। ऊष्मा विद्युत दोनों नहीं होगा। थर्मोप्लास्टिक बिल्कुल नहीं हो सकता, विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल सही बात है। बेकेलाइट जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका ऊर्जा संयंत्रों में यूज़ होता है, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, जिससे मेरी वीडियोस और बाकी लोगों के पास तक पहुंचे जिनको इस क्वेश्चंस की हेल्प है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है सीटेट जनवरी 2012 में। देखिए क्या हो रहा है, ऊष्मा मान की एसआई इकाई। अब ऊष्मा मान की एसआई इकाई बताना है आपको। जूल प्रति किलोग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम और कैलोरी। तो ऊष्मीय मान की इकाई होती है आपकी किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजी प्रति केजे प्रति केजी। ओके स्टूडेंट्स, यह है आपका सीटेट जनवरी 2021 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आया क्या, एक प्रयोगशाला तापमापी या थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी खालिस्तान एक उचित रूप पढ़ सकता है। 55.2, 55.25, 55.1, 55.5 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर आपका 55.2 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, यह आया आपका सीटेट जनवरी 2012 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया है सीटेट जनवरी 2012 पे ही। देखिए
आप खुद देख सकते हैं 2012 में अभी तक मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बताए, पूरे के पूरे 2012 के थे, जनवरी 2011 या 12 के। ठीक है, ये एक बार आप ये मान के चलिए इस चैप्टर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कन्फर्म है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बाकी स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। क्या हो रहा है, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है, तब तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपका तारत्व घटती है लेकिन प्रबलता इसकी क्या होती है, बढ़ती है। ये इसका सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, सीटेट नवंबर 2012 में। यदि किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाता है तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्न प्रकार की प्रयुक्ति में से किसको चुनेंगे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर अगर हम बात करें, इसका सही आंसर आपका उत्तल लेंस का। हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। ये सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ था। देख सकते हैं 12 में ही कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ आगे 2-3 और है, मतलब 8-9 क्वेश्चन आए हुए हैं हर शिफ्ट को मिला के हिसाब से। मतलब इससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप यही पढ़ लेते तो आपकी 50 से 60% तैयारी हो जाती है। देखिए बोल रहा है क्या, सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे एक उचित प्रकार के संकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है ध्वनि की तीव्रता, सितार की डोरी का तारत्व, सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता, कंपन का। तो इसका सही आंसर क्या, सितार डोरी का तारत्व। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया है सितंबर 2012 में। क्या बोल रहा है, किसी चुंबक को लोह रेतन का या सल्फर तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया। परीक्षण करने पर यह पाया कि केवल लोहे रेतन की समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, सेकंड ऑप्शन इसका लोहे रेतन दोनों ध्रुव से आकर्षित होते हैं तथा सल्फर चुंबक के बीच से चिपक जाते हैं। लोहे रेतन चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। लोहे रेतन चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर उत्तरी ध्रुव पर आकर्षित होता है। इसका सही आंसर हमारा पहला वाला था। क्या था वो सही आंसर है, केवल लोहे रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। देखिए फिर 2012 का क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा कक्षा 8वीं को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ाने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यकता सावधानी का उल्लेख करती है। कौन कौन सी सावधानी सही नहीं है, अब इसमें बताना कौन सी सावधानी सही नहीं है, आपको गलत बताना है। ठीक है, थर्मामीटर का प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धो लेना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय उसके बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका मरकरी का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो। थर्मामीटर में मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर मिलाकर पढ़ना चाहिए। देखिए इसमें गलत बात कौन सी, इसमें गलत बात है क्या, थर्मामीटर का प्रयोग करते समय उसे गर्म पानी से धोना चाहिए। अगर वो गर्म पानी से धोता तो उसका ताप तो वैसे ही बढ़ जाएगा, तो उसे माप नहीं सकते फिर। तो इसका आंसर क्या है, थर्मामीटर का प्रयोग करने के पहले उसे गर्म पानी से धोना चाहिए। इसका क्या है, सावधानी है, जो कि गलत है। सीटेट जी क्या होता है, जुलाई 2013 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया आपका सीटेट जुलाई 2013 पे ही। देखिए क्या आपको एक अवतल दर्पण और एक अवतल लेंस तथा एक उत्तल दर्पण और एक उत्तल लेंस दिया जाता है। किसी बिंब का विपर्पित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस का, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का। इसका सही आंसर है आपका अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस। ओके, यह है सीटेट जुलाई 2013 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डायग्राम वाला है। इसमें डायग्राम बन के आया क्या, यह फरवरी 2014 में आया क्या। आरेख में दर्शा अनुसार S1 S2 और S3 पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। देखिए S1 पर गिर रहा है, S2 पर और S3 पर गिर रहा है। पृष्ठ जिन पर प्रकाश आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें ये तीनों ही ऐसे हैं, क्योंकि देखिए इसमें तीनों रेखाएं देखिए समतल पर पड़ रही हैं। तो ये S1 S2 पर S1 S2 S2 S3 S2 S3 या S1 S3, इसका सही आंसर क्या, सभी तीनों पृष्ठ पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में ABCD द्वारा अंकित भागों के नामांकन चित्र बनाना है। देखिए यहाँ आँख का चित्र दिया है, यहाँ पे ABCD दिया, इसमें बताना है A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर है क्या सही,
तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें जो ए वाला भाग है, इसमें ए वाला भाग वो क्या कहलाता है पक्षमाप पेशी। क्या कहलाता है? पक्षमाप पेशी। इसका जो बी वाला भाग है ये कहलाता है परितारिका। क्या कहलाता है? परितारिका। इसका जो सी वाला भाग है ये कहलाता है लेंस, और डी वाला भाग जो बाहर वाला कोर्निया कहलाता है। इसका सही आंसर क्या है? सेकेंड वाला। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या, पहले ऊपर वाले देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। अब इसमें बताना मानव शरीर का तापमान समान ताप पर सेल्सियस पर और मापक्रम और फ़ारेनहाइट पर कितना होता है। तो ये होता है, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका सही आंसर है। तो पहला वाला आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा स्टूडेंट्स, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अब देख रहा है क्या, समुद्र समीर यानी जल का कारण होता है। समुद्र जल का कारण होता है क्या? दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल धीमी गति से ठंडा होना, रात्रि के स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा। इसका सही आंसर है आपका दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। ये इसका सही आंसर है। आया था सीटेट सितंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। कैसा होता है? आभासी सीधा रंगीन और छोटा, वास्तविक सीधा रंगीन और छोटा, वास्तविक उल्टा श्याम व श्वेत और छोटा, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। इसका सही आंसर है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, रंगीन होता है और छोटा होता है। इसका 4th नंबर वाला आंसर आपका एकदम सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट, ये आता है सितंबर 2014 में। अब देखते हैं नेक्स्ट, सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ है। क्या आया हुआ है देखिए, ये बोल रहा है आपका मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन करना है। क्या होते हैं? तो देखिए, शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, शलाएँ तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है कि शलाएँ वर्णों या रंगों की अनुभूति कर सकती है। इसका सही आंसर आपका शंकु जो होता है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सितंबर फरवरी 2015 में। क्या पूछ रहा है आपसे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। इमेजिन करिए आप हैं, आप अपना एक कान काहे पे स्टील की रेल की पटरी पर रखते हैं। कथन ए है, मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। वायु की तुलना में ध्वनि स्टील से अधिक चाल से गमन करती है। गैसों की तुलना में ध्वनि ठोस से अधिक चाल से गमन करती है। उपरोक्त तीनों कथन में से यह पहचानना है कि इसमें से कौन सा प्रेक्षण और कौन सा निष्कर्ष है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए, प्रेक्षण क्या है? मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता है। ये हो गया है प्रेक्षण। ठीक है, अब अगर निष्कर्ष क्या निकालते इससे हम? निष्कर्ष 2 निकल रहे हैं क्या? वायु की तुलना में ध्वनि स्टील से अधिक चाल से गतिमान करती है या गमन करती है। ये हो गया इसका निष्कर्ष। और गैसों की तुलना में ध्वनि ठोस से अधिक चाल से गमन करती है। ये भी हो गया क्या? निष्कर्ष। ये दोनों आपके क्या हो गए? निष्कर्ष। और ऊपर वाला आ गया आपका प्रेक्षण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है, जब वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल बताना है। आवर्तकाल यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको टाइम पीरियड। ठीक है, आवर्तकाल बताना। जब कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, यह आया था 7 फरवरी 2015 में। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर आपका 0.0002 सेकेंड। क्या है? 0.002 सेकेंड। ये होता है क्या? वस्तु का आवर्तकाल जब वो 5000 हर्ट्ज से कंपन कर रही होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया है क्या? माध्यम ए माध्यम बी के प्रकाशीय रूप से या ऑप्टिकली अधिक सघन है। माध्यम ए अधिक सघन है किससे? माध्यम बी से प्रकाशीय रूप में। निम्नलिखित में कौन सा सही अगर कथन इसके लिए होगा? तो क्या क्या ऑब्जेक्ट इसके देखते हैं। इसके लिए अब बोल रहे हैं क्या? माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान होती है, तुलना नहीं की जा सकती। माध्यम बी की अपेक्षा ए माध्यम प्रकाश की गति अधिक है, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, माध्यम ए तथा माध्यम बी से प्रकाशीय रूप में
अधिक सघन। अगर प्रकाशीय रूप में अधिक सघन होगा तब उस स्थिति में माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी, क्योंकि माध्यम ए क्या है, सघन। सघन है, सघन इन द सेंस बहुत ज़्यादा उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें कण होंगे जिसके कारण उसकी गति का विरोध करेंगे। इसलिए ए सघन है तो उसमें गति धीमी होगी और बी विरल कहला जाएगा, जिसके कारण उसमें गति ए की अपेक्षा ज़्यादा होगी। देखते हैं नेक्स्ट पूछ रहा है 27 सितंबर 2015 पे ही, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? लवण, सिरका, नींबू का रस, आश्वेत जल। तो आश्वेत जल जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, ये चालक नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है सीटेट सितंबर 2015 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है? 2 टुकड़े में काटना, तापमान, पीटना, सील करना। इसका सही आंसर है आपका क्या, तापन और पीटना। ये दोनों क्रियाएं ऐसी होती है जो चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट कर देती है। क्या क्या, तापना मतलब गर्म करना और पीटने से, ठीक है। 2 टुकड़ों में काटना नहीं, सील करना नहीं, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। अब पूछ रहा है आपको सीटेट फरवरी 2016 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? चालन, संवहन, विकिरण सभी में आवश्यक नहीं होती है। तो एक विकिरण ऐसी क्रिया है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ऊष्मीय संचरण में, ओके। बाकी चालन में भी होती है, संवहन में भी होती है। देखते नेक्स्ट तो आया है, वो आया सितंबर सीटेट फरवरी 2016 में, क्या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है? तो इसका सही आंसर आपको मैं बताने वाला हूँ, क्या है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। लिखा है क्या, पहला ताप की वह मात्रा जो 10 ग्राम द्रव का वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। ताप की वह मात्रा जो 1 लीटर द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। ताप की वह मात्रा जो 1 मिली द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव की क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। इसका सही आंसर क्या है, ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। ये होता है क्या, वायुकरण की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आया आपका क्या, सीटेट फरवरी 2016 में आया हुआ है। क्या हुआ है, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप, ये तो सबको पता होगा, ये होता है अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, ओके स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर क्या, 37 डिग्री सेल्सियस। दिए गए कथन को पढ़िए और सही कथन का विकल्प सुनना है। ए, डॉक्टर तापमान में थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड क्या बोल, बी की बात करें तो कह रहा प्रयोगशाला तापमान थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री होता है। कथन ए तथा कथन बी दोनों गलत है। कथन ए सही है किंतु बी गलत है, कथन बी सही किंतु ए गलत है। ए तथा बी कथन दोनों सही है, तो इसकी अगर बात करें तो दोनों ही सही कथन बोल सकते हैं हम, ठीक है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया आपका क्या, सीटेट फरवरी 2016 में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कहता है एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे। अगर एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बन रहा है तो कौन कौन से कथन सही होंगे, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपके, देखिए इसमें पहला क्या, ए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है, बी, सी और डी। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम बनता है, मतलब उल्टा बनता है। आप देखते हैं शीशे के सामने आप खड़े होते हैं तो क्या दिखता है आपको, वस्तु जैसे आप समान दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। अब पहला बोल रहा है क्या, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, बिल्कुल गलत बात है। जितने आप हैं वैसे ही दिखते हैं, छोटे बड़े नहीं दिखते। समतल दर्पण की बात करते हो, प्रतिबिंब आभासी होता है, बिल्कुल सही बात है, आभासी होता है, ठीक है, वास्तविक तो होगा नहीं, ठीक है। तो बी, सी और डी। देखते हैं नेक्स्ट कहता है आपको क्या, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। मतलब ऋतु आप अपने आप को भी सोच सकते हैं, जो भी आपका नाम है, आप क्या है समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी, 10 मीटर की है। मतलब आपके और दर्पण के बीच की दूरी कितनी, 10 मीटर मान लीजिए आप। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु की और प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी होगी, 10, 8, 12 या 6। तो इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर आपका 6 मीटर। क्या स्टूडेंट्स, आपका 6 मीटर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर कहते हैं हम चुंबक के विषय में नीचे दिए गए कौन सा तथ्य सही नहीं है। आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है, बिल्कुल सही बात है ये तो। चुंबक को सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सजातीय मतलब सेम,
ठीक, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, बिल्कुल सही बात है। गलत बात कौन सी है? आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, इसकी गलत बात है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आया था सीटेट 2016 में। अब देते हैं सीटेट 2016 पे ही आया हुआ है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब बताने इसमें कौन सा कथन सत्य है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाह होने के लिए विद्युत धारा को अधिकतम सीमा है। सभी भवनों के लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षा सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर उड़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा, बिल्कुल गलत बात है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाह होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम नहीं अधिकतम सीमा होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका गलत वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है क्या? अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी की चम्मच और एक धातु की चम्मच को रात भर रखकर कक्ष का ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है, तो T1, T2, T3 है। इन तापों के निरूपण की देखिए इसमें क्या है, T1 बड़ा है, T2 बड़ा है, T3, T1 बराबर T2 बराबर T3, T3 बड़ा है T1 और T1 बराबर T2 छोटा है T3 से। इसका सही आंसर है तीनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आप ही देखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस जो ताप होता है वो एक नॉर्मल ताप होता है। इसमें किसकी बात किया गया? लकड़ी, बोतल और चम्मच। अगर आप नॉर्मल घर पे भी रखते हैं आप सामान, तो सुबह उठते देखते हैं क्या ताप में परिवर्तन दिखता है उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा आप रात को रख के सोते हैं वैसे ही दिखता है, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल घर का टेम्परेचर होता है, इसलिए तीनों आपस में ताप बराबर होंगे, T1, T2, T3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से सही कथन पहचानना है। यह था सीटेट 2019 में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 से 100 डिग्री होना चाहिए। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री होना चाहिए। इसका सही आंसर है क्या? प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, क्योंकि प्रयोगशाला में हम कैसे बड़े वाले थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और इससे तापमान उसका अधिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको क्या? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है किसी ईंधन में 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर 1.665 × 10⁸ जूल ऊर्जा कार्य होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका 4500। कितना होगा? 4500। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसके दर्पण से 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी ओर दर्पण से बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या है? 8 मीटर। इसका सही आंसर क्या है? 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर। नेक्स्ट है कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन चुनना है। इसका आवर्तकाल 0.3 सेकेंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज होगी। इसका आवर्तकाल 10 सेकेंड और आवृत्ति 3 हर्ट्ज होगी। इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड, आवृत्ति 10 हर्ट्ज होगी। इसका आवर्तकाल 10 सेकेंड, आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज होगी। इसका सही आंसर है इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड और आवृत्ति 10 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर। नेक्स्ट है आपका सीटेट 2019 में। क्या बोल रहा है? यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? अगर इसकी बात करें तो ब्लेड, कागज की पट्टी, रबर की पट्टी, लकड़ी की पट्टी। 2, 3, 4 नंबर के कागज की पट्टी, रबर की पट्टी और लकड़ी, ये तीनों कुचालक हैं। ब्लेड क्या है? सुचालक है। इसको पूरा करने के लिए ब्लेड का उपयोग करेंगे हम, क्योंकि ये विद्युत की सुचालक होती है। ये सीटेट 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बता रहा है क्या? समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। सितंबर सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। क्या? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसके सही की बात करें तो ए वाला मतलब प्रतिबिंब सीधा बनता है, सी वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर होता है। बिल्कुल सही। समतल के लिए ये तीनों बातें सही हैं। वास्तविक होता है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, क्या होता है? आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या? सही कथन को पहचानना है हमें, ठीक है। यह सीटेट जुलाई 2019 में। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही आंसर आपका जो अवतल दर्पण है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका किया है क्या? नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्म का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? छाया बनाने की। प्रतिबिंब सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, प्रकाश सातों वर्णों से मिलकर बना होता है, प्रकाश पारदर्शी
अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता है। इसके सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर है आपका पहला तो आपका क्या, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, और सेकंड क्या, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता है। ये सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट आपका आया है सीटेट दिसंबर 2021 पे ही आया हुआ है। क्या है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है तो विद्युत के हीन चालक बताना है। तो विद्युत के हीन चालक की अगर बात करें तो देखिए क्या क्या बोल रहे, शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस, टेटी का जल, टोटी का जल, शैम्पू, शहद, लवण विलयन, नींबू का रस और सिरका। इसके सही आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर है आपका क्या, इसका सही आंसर आपका क्या, शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कहता है किसी बिंब में प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है या पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती है। आप इस बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कहेंगे। सितंबर 2021 में पूछा गया था। यह आभासी और आवर्धित होगा, यह प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यह आभासी और समान साइज का होगा, या वास्तविक और आवर्ती होगा। इसका सही आंसर है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यदि किसी बिंब से प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पूर्ण विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती तो प्रतिबिंब बिल्कुल भी नहीं बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ वो आपका दिसंबर 2021 में आया हुआ। क्या, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है। क्या क्या बोल रहा है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है, कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है, कौन सा कथन, सही कथन की पहचान करना है। इसका सही है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। ध्वनि तरंगों को गति करने के लिए बिल्कुल एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो और आप भी आगे अच्छी वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस सीटेट से और बाकी एग्जाम्स की देख सकें। हमारे चैनल में आपको पूरे कॉम्पिटिशन से रिलेटेड वीडियोज़ ही मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बी, सी और डी निम्न 4 माध्यमों को निरूपित करते हैं, वायु, जल, लोहे की छड़, निर्वात। ऊपर दिए गए निम्न माध्यमों में से ध्वनि की गति प्रकाश क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम कब होगी। तो पहली होगी लोहे की छड़ में, दूसरी होगी निर्वात में। इसका सी और डी सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सीटेट जनवरी 2022 में। देखिए 2022 के क्वेश्चन आ गए ऑनलाइन एग्जाम वाले। जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उससे अधिकांशतः भाग पर चिपकता है। क्यों, मुख्यतः मध्य भाग में, केवल मध्य भाग में, सभी जगह समान रूप से, अधिकांश दोनों किनारों पर। इसके सही आंसर की अगर हम बात करें, इसका सही आंसर होगा क्या, अधिकांश दोनों किनारों पर, क्योंकि वहाँ पे चुंबकत्व तो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका आया क्या, सितंबर जनवरी 2000 सीटेट जनवरी 2022 में क्या पूछ रहा है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन कह रहा है क्या, पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है। मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो इस पे सही ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर सही नहीं है, ए और आर दोनों सही नहीं है। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर है आपका ए और आर दोनों से, आर और ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों ध्वनि पे वो हैं। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि मनुष्य के लिए अश्रव्य, बिल्कुल सही बात है। पराश्रव्य ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं और मानव कान जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है। सर्दियों के दिनों में दरवाजे में धातु का हैंडल होता है उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा महसूस, तो क्यों। प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक होती है। प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक होती है। धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर विकरक होती है। धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर अवशोषक होती है। इसके अगर हम सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक होती है। यह था सीटेट जनवरी 2022 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कब, सीटेट जनवरी 2022 में ही। अब जितने आएंगे वो 2022 के आएंगे। देखिए क्या है, ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। संवहन केंद्र केवल द्रव एवं गैसों में होता है। गैसों में विकिरण नहीं हो सकता है। चालन गैसों में हो सकता है। ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है। इसके सही आंसर की बात करें, अगर हम सही आंसर की बात करें, इसका आंसर चालन गैसों में हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सीटेट जनवरी 2022 में। आप अपने मोबाइल फ़ोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होती है, घटती है, नियत रहती है, ज्ञात नहीं की जा सकती। इसका सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर आपका इसमें वृद्धि बढ़ जाती है। यदि आप मोबाइल फ़ोन की ध्वनि प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है, जब तो आपको तेज आवाज़ से सुनाई देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए आपका कह रहा है क्या, एलिसा बुखार से पीड़ित है, उसकी सहेली ने से उसका ताप रोग विषयक तापमापी से देखा गया और वह पाया 101 डिग्री सेल्सियस और दाईं ओर 2 भाग अधिक है, 2 बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग हैं। ठीक है, कितना 101 डिग्री सेल्सियस, 1012, 1008, 1006। तो इसका सही आंसर क्या, 1012 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं नेक्स्ट पूछ रहा है ये आपका टेट जनवरी 2022 में पूछा गया क्या, निम्नलिखित में से किनमें ध्वनि तरंग गति नहीं पाई जाएगी। लकड़ी की स्केल में, धातु की तार में, कपड़े के धागे में, निर्वात में। ओके, इसमें ध्वनि नहीं पाई जाएगी, गति नहीं कर पाएगी। ठीक है, ध्वनि अगर गति नहीं करेगी तो किसमें, निर्वात में सिर्फ। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, स्तंभ ए में दिए गए जुगलों यानी बी से उसमें निर्माण की हुई सामग्री से मिलाना है। ए दिया है और बी दिया है क्या, पिनहोल, कैमरा, बहु पारदर्शी, यहाँ क्या लिखा है, वृत्तीय गत्ता जिसका ऊपरी हिस्सा 7 रंगों से पेंट किया गया हो, एक कील, 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता। और बोल रहा है क्या, सूक्ष्मदर्शी, न्यूटन का चक्र। इसका सही आंसर है आपका पहला ए जो है आपका पिनोहल कैमरा, उसका सही आंसर है भिन्न आकार के 2 डिब्बे, एक पारभासी पर्दा। सेकंड की अगर बात करें तो आपका बहुदर्शी होता है, बहुदर्शी 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता का डिब्बा होता है। और अगर हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की, तो सूक्ष्मदर्शी होता है वृत्तीय गत्ता जिसका ऊपरी हिस्सा 7 रंगों के पेंट किया गया हो, एक कील। और जो लास्ट है आपका न्यूटन का चक्र, तो ये आयताकार दर्पण, पट्टियों का एक गोलाकार समतल दर्पण की तस्करी चूड़ियों के कुछ टुकड़े, गत्ते की ट्यूब और चक्र का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया था आपका सीटेट जनवरी 2022 में। इसके बाद एक क्वेश्चन और है क्या, हवा में तेल से गति करने वाले प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश की गति कम हो जाती है, किरण अविलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश की गति बढ़ जाती है, किरण अविलंब से दूर झुक जाती है। प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अविलंब के दूर झुक जाती है। इसका सही आंसर है प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पूछकर आपसे, अगर इसकी बात करें तो एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट गया है, अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो क्या होगा। एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, ना आकर्षित ना प्रतिकर्षित। इसका सही आंसर है, अगर आप घर पे भी तोड़ के देख सकते हैं, अगर आपके पास चुंबक है तो अगर उसको आप तोड़ेंगे तो एक दूसरे को जहाँ से टूटा वो सिरा एक दूसरे को आकर्षित ही करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको आगे इससे और रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी CDP, ठीक है, आपकी पेडोलॉजी, जितने भी क्वेश्चन सब आपको बता पाऊँ। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।